हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप सब? तो यार आज हम अपने थर्ड लेक्चर पर आ गए हैं। आई होप फर्स्ट 2 लेक्चर्स ने आपको बहुत हेल्प किया होगा एंड आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर पाए होंगे, राइट? यस, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना दैट यस मैम हमें कैसा लगा पहले 2 सेशंस। यस, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरवेलमिंग लव। यस, यू आर माई मोटिवेशन पिल्स। आप जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मन करता है कि और ज्यादा अच्छे से आपको और ज्यादा ब्यूटीफुल कंटेंट मिले, राइट? यस, तो बच्चे इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे सॉल्यूशंस एंड कैटलिस्ट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम सॉल्यूशंस तो हम पढ़ चुके हैं। यस, लेकिन सॉल्यूशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वो नहीं पढ़ी है तो वो आज पढ़ेंगे। यस, ऑल्सो हम पढ़ने वाले हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। उससे पहले हम कुछ गैस लॉज भी पढ़ने वाले हैं। यस, गैस लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। यस, तो यानी कि हमें उन गैस लॉज को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओके ये तो हमारा टॉपिक है। अब हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं एक समंदर में। यस, मैम आपको ले आई हैं एक ओशन के बीच में, राइट? यस मैम। तो अब आप बच्चे यहाँ पर मैं क्यों लाई हूँ? क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यहाँ पर जो बबल्स हैं, नोटिस करो कि क्या एक कॉमन चीज है। मतलब इन सभी बबल्स में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक बबल जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका साइज बड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर आज की क्लास में मिलेगा, राइट? यस, और क्या है? आप जब भी किसी बलून पर, कभी भी किसी भी बलून पर प्रेशर लगाते हैं तो वो बस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज इसका भी रीजन मिलेगा, राइट? यस, और इसको मैम समझाएंगी। अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, ड्राइव्स पे जाते हैं, यस, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म दिन होता है और आप बहुत तेज जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप इस तरह से खुश होते हैं। यस मैम, खुश तो होते हैं। और फिर अचानक से आप कई बार ऐसे भी हो जाते हैं, सैड, राइट? यस, तो ये क्यों होता है? क्यों गर्मी वाले दिन अगर आप बहुत ज्यादा आपके टायर्स में प्रेशर होगा तो वो क्यों बस्ट हो जाता है? इसका रीजन भी तो जानना है। यस, और इसका रीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पता होना, क्योंकि ये हमारी लाइफ को सेव कर सकता है, राइट? यस, तो बच्चे आज इन सभी का डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये सारी चीजें बच्चे आपके गैस लॉस पे डिपेंड करती हैं। तो चलो अब हम इन गैस लॉस को पढ़ते हैं। अगर मैं आपको इन गैस लॉस के बारे में बात करूं तो क्या होता है ना बच्चे, एक सेकेंड। यस, तो अब आपको यहां पर इन गैस लॉस में क्या पढ़ना है? ध्यान से देखो यार, जब आप गैस लॉस की बात करते हो तो जो फर्स्ट गैस लॉ है आपका वो क्या है? वो है आपका बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। अब इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। बच्चे, जब बॉयल्स ने अपना लॉ दिया था तो उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, राइट? तो मैम टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हो। तो बॉयल्स ने कहा कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो आपका जो भी प्रेशर होगा गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू वॉल्यूम। इतना समझ आया बच्चे? इतना समझ आना चाहिए कि जो प्रेशर होगा गैस का, सारे के सारे गैस लॉज हैं, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। अब मैम इसको हमें थोड़ा सा समझा दो। तो जो हमने एग्जाम्पल किया था ना बबल्स वाला, तो वो बच्चे वही था। अगर आप सी डेप्थ में जाओगे तो वहां पर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। यस, तो अगर आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो आपकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, राइट? यस, इसलिए नीचे सी डेप्थ में क्या होता है? आपकी जो वाटर बबल्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, वॉल्यूम उनकी कम होती है। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे ऊपर आती हैं बबल्स, प्रेशर कम होते रहता है तो वॉल्यूम बढ़ते रहती है। तो यानी कि उसके पीछे
पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो बॉयल्स लॉ है, राइट। यस, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑल्सो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम इसको P इज इक्वल टू के बाई वी और पी वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर आप लॉ की बात करते हो तो जो नेक्स्ट लॉ होता है बच्चे आपका, वो क्या होता है, नेक्स्ट इज योर चार्ल्स लॉ। क्या है मैम, नेक्स्ट इज आवर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहां पर क्या होता है मैम, यहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब जब आपका बच्चे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्या होगा, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, यस मैम, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी जो है वो आपका चार्ल्स लॉ होता है। इसका मैम रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाए तो मजा आ जाए, राइट। यस, तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैम देगी यार। अगर आप वाटर, यस, हॉट एयर बलून देखा है, यस मैम, तो उसमें क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा ना, उसमें कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर आग लगी होती है। क्यों, क्योंकि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतनी इस बलून के अंदर जो एयर है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, और जितनी ज्यादा एयर की वॉल्यूम बढ़ती है उतना ज्यादा आपका बलून ऊपर जाता है। यस मैम, तो यानी कि वो चार्ल्स लॉ पे डिपेंड करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, परफेक्ट बच्चा। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। यस मैम, बॉयल्स लॉ कर लिया, चार्ल्स लॉ कर लिया, अब हम करेंगे गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या है मैम, ये भी समझा दो, तो मैम समझा देंगी। नेक्स्ट इज योर गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कहा यार, इन्होंने भी कुछ ऐसा सा ही कहा। इन्होंने कहा कि अब आप क्या करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो वॉल्यूम को भी कर दो यार। चलो कर देते हैं। तो अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, और उन्होंने कहा कि जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो, वॉल्यूम गैस की कांस्टेंट हो जाए, तो आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू टी। मैम, इसका भी रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चे, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आप कोई बहुत ज्यादा गर्मी वाले दिन गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आपने अपने टायर्स को एकदम अच्छे से फुल उसमें वो भरवा ली है हवा, ठीक है। यस, क्या होगा, टायर बस्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब गाड़ी मूव कर रही है। यस मैम, इतना हीटेड डे है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो टायर के अंदर गैस है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, टायर बस्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी के टायर्स में थोड़ी हवा कम होनी चाहिए, जितना ज्यादा गर्म दिन हो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड आई थिंक आज आप ये रीजन अपने पेरेंट्स को बताकर हीरो जरूर बनेंगे, राइट। यस, डू टेल देम कि हमें हमेशा टायर्स में थोड़ी कम हवा रखनी चाहिए जब गर्म दिन में हम कहीं जा रहे हैं, राइट। यस, तो ये हो गया आपका गे-लुसाक्स लॉ। तो आई होप हर किसी का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमें मिल गया है, और अब हमें चीजें भी समझ आ गई हैं। अगर बच्चे मैं इन तीनों लॉस को एक साथ लिखूं तो मैं क्या कहूंगी, आई नो दैट प्रेशर जो है PV इज इक्वल टू सम K कॉन्स्टेंट। यस मैम। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आई नो दैट V इज इक्वल टू KT। तो यानी कि अगर मैं इस कांस्टेंट को इधर ले आऊं तो मैं बोल सकती हूँ V बाई T इज इक्वल टू सम K कॉन्स्टेंट। यस मैम। ऑल्सो आई कैन से दैट P बाई T इज इक्वल टू सम K कॉन्स्टेंट, राइट। यस, ये बच्चे कॉन्स्टेंट्स तो अलग अलग होंगे। यस, तो यानी कि यहां से हम एक चीज तो देख सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू T, टेम्परेचर नीचे है, यानी कि जो भी K ट्रिपल डैश होगा इंटू T, राइट। यस, तो इसको आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चे, इसको आप बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। जो ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और ये होता है गैस कांस्टेंट, यानी कि N आपके क्या है, मोल्स ऑफ गैस है, और अगर आप R की बात करेंगे तो R आपका गैस कांस्टेंट है बच्चे। क्या है, गैस कांस्टेंट है, और इससे रिलेटेड चीजें हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप अपनी आइडियल
गैस इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चा? आई होप ये क्लियर है। अब आपको यहाँ पर और क्या समझना है और हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती हैं। बच्चे इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी वैल्यूज विद यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है बच्चे। 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यस मैम। और क्या होता है? एक 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी होता है और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज बच्चे आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है और हम वैल्यूज याद नहीं रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सब खराब हो जाता है, राइट। लेकिन अब हमारी गलती नहीं होगी, सिंपल सी बात है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल तो हर जगह आएगा। जब इसको कैलोरी में करोगे तो जूल भी क्या है? एनर्जी की यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, तो कैलोरी में आप 2 यूज कर लो या फिर 1.9899 कुछ इस तरीके की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में 0.0821, तो फिर एटमॉस्फेयर लीटर होगा पर केल्विन पर मोल, तो सेम ही है। यस, परफेक्ट। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, वो याद हो जाएंगी। लॉस तो अब हम डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बिल्कुल याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, राइट। यस बच्चा, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो क्या है? नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, देख लेते हैं यार। नेक्स्ट हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर चुके हैं। यस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, तो अब आपको मुझे बताना है कि इनको देख के आपको कौन सा लॉ याद आता है। तो साथ के साथ रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब चीजें याद रहें। यस मैम। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं तो मुझे बताओ कि फर्स्ट जो पिक्चर है, फर्स्ट जो एनिमेशन है, इसको देख के बच्चे कौन सा लॉ याद आता है? अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं प्रेशर बढ़ा रही हूं तो मेरे गैस की वॉल्यूम कम हो रही है, यानी कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो रहा है। तो मैम ये जो है वो बॉयल्स लॉ है ना? यस मैम, तो ये आपका बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अगर आपसे मैम इसके बारे में पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैम अभी आपने बताया था कि हॉट एयर बलून जो होता है वो चार्ल्स लॉ पे बेस्ड होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है बच्चे? ये आपका चार्ल्स लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? जैसे आप हीट कर रहे हो गैस की वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही प्रेशर, ये प्रेशर है, आई एम सॉरी, ये प्रेशर है। यस मैम। तो जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो आपका प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप आइस लाए प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। देखा, कम हो गया। तो यानी कि यहां पर हम प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं टेम्परेचर से। तो ये क्या है बच्चे? ये आपका गे-लुसाक्स लॉ है। क्या है? गे-लुसाक्स लॉ है। परफेक्ट। यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपने हर एक चीज को अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ा है। परफेक्ट। यस मैम। चलो बच्चा, अब हम क्या करेंगे? मैम ये तो हमने कर लिया है, अब हमें क्या करना है जल्दी से बता दो। तो अब हमें इनसे रिलेटेड ग्राफ्स पढ़ने हैं। ग्राफ्स बच्चे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि ये कौन सा लॉ है, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम ग्राफ्स 1 बाय 1 हर किसी के ग्राफ्स को पढ़ लेंगे। अगर पहला हम बात करें तो हम बॉयल्स से ही शुरू करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? मैम बॉयल्स लॉ में तो एक सिंपल सी चीज पढ़ी है, कोई खास परेशानी वाली बात है नहीं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं कैसे याद करती हूँ, बॉयल्स चार्ल्स गे-लुसाक्स, राइट? उसको आप कैसे याद कर लो? TPV। एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, ठीक है। इससे आपको लॉज याद हो जाएंगे। रिलेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद कर लो PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन याद रहेगी? बिल्कुल मैम। बॉयल्स लॉ में T पहले आएगा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मैम ये कांस्टेंट होगा। R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही कांस्टेंट होते हैं, तो PV जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा और आपने आइडियल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ निकाल लिया। सिंपल। यस मैम। सेम इसी तरह से चार्ल्स लॉ कैसे निकालेंगे? अगेन आइडियल गैस इक्वेशन लिखो।
T और फिर P। प्रेशर कांस्टेंट होगा इस बार, यस मैम, तो यानी कि ये आपका कांस्टेंट है, N तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, तो यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, एंड यस दिस इज अ चार्ल्स लॉ, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करो, PV इज इक्वल टू nRT, मैम नेक्स्ट इज योर Gay-Lussac's लॉ, T, P एंड V। V कांस्टेंट होगा इस बार, तो मैम V कांस्टेंट कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया कि नहीं, आया कि नहीं, यस मैम आ गया, राइट, यस। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज योर Gay-Lussac's लॉ। इजी था याद करना, यस मैम, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ यार, परफेक्ट। तो अब हमें ग्राफ्स की बात करनी है, तो अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करूं तो मुझे पता है दैट PV इज इक्वल टू सम K कांस्टेंट। अगर आप यहां पर बच्चे ग्राफ बनाने बैठोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहला ग्राफ लेटर से मैं बोलती हूँ P वर्सेस V बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे मैम, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यस, और वी कैन से दैट P इज इक्वल टू K/V, है ना, यस। तो आप एक ग्राफ ये बना सकते हो P वर्सेस V, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, ये P है ये V है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम आपकी कम होगी, राइट, यस। अगर मैं आपको बोलूं, ये तो एक ग्राफ हो गया, ये तो फर्स्ट ग्राफ हो गया, अगर मैम ने आपको बोला कि आपको सेकंड ग्राफ बनाना है P वर्सेस 1/V, तो अब मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूं, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूं, आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ग्राफ बनाओ, ठीक है। अगर आप P वर्सेस 1/V बना रहे हो तो P इज इक्वल टू K/V होता है ना बच्चे, यस मैम। तो यहां से आप क्या कह सकते हो मैम, ये तो कोई M कांस्टेंट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू M इंटू 1/V, है ना, यस। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू M और ये होगा x, यस मैम। तो यानी कि P और 1/V में क्या ग्राफ होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, राइट, यस। तो ऐसा ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, यस मैम, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, परफेक्ट। इसी तरह से बच्चे और क्या ग्राफ आते हैं, और क्या ग्राफ आते हैं, लॉग वाला ग्राफ आता है, ठीक है। मैं आपको बॉयल्स लॉ में सारे ग्राफ्स बताऊंगी, लेकिन उसके बाद के ग्राफ्स आप खुद भी ड्रॉ करेंगे, राइट, यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ग्राफ जो आता है वो आता है log P वर्सेस log V। अब ये कैसे बनाओगे यार, ये कैसे बनेगा मैम, इजी है, डोंट वरी, PV इज इक्वल टू सम K कांस्टेंट, लॉग ले लो दोनों साइड, तो log P प्लस log V इज इक्वल टू सम log K, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम। log K क्या कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो log P इज इक्वल टू log K माइनस log V, राइट, यस। तो ध्यान से देखो यार, y इज इक्वल टू C माइनस mx, राइट। यहां पर आपकी स्लोप क्या है, -1 है, x क्या है, log V है, और इंटरसेप्ट क्या है, log K है, राइट। तो यहां से आपने क्या बना दिया, log P और यहां आ जाएगा log V, और इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है, तो ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, राइट, यस मैम। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है नहीं है, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो और क्या आ सकता है मैम, आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है PV वर्सेस V, और या फिर PV वर्सेस P। अब ये कैसे बनाएंगे यार, अब इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। अगर आप यहां पर PV का ग्राफ बना रहे हो और वर्सेस V बना रहे हो, या फिर चाहे P बना रहे हो, आपको एक चीज तो हमेशा याद है कि जो PV है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि मान लो मैं 4 × 4 इज इक्वल टू 16 की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे हमेशा सेम चाहिए। अगर मुझे ये वैल्यू सेम चाहिए तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर रही हूं तो मुझे दूसरी वाली वैल्यू को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, यानी कि जब किसी चीज का प्रोडक्ट इक्वल होता है तो एक को इंक्रीज करते हो तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि ये भी 16 है, तो मुझे एक चीज समझ आई कि चाहे कुछ भी कर लो, ये PV की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करो तो प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन वाली वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये ग्राफ बच्चे हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, चाहे PV वर्सेस V हो और चाहे PV वर्सेस P हो, राइट, यस। तो इस तरीके के ग्राफ्स जो हैं वो आपसे बच्चे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको हर तरह का ग्राफ जो है वो
ड्रॉ करना आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है मैम, कर लेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, राइट? यस। तो ये ग्राफ्स को यूज करके अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क भी मैम बता देती है क्योंकि होमवर्क तो करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको बच्चे होमवर्क में क्या करना है, आपको चार्ल्स लॉ के लिए सारे के सारे ग्राफ्स बनाने हैं और आपको गे-लुसाक्स लॉ के लिए भी ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है? यस मैम। तो ये आपको होमवर्क में ग्राफ्स बनाने, ठीक है? एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि यस मैम मैंने सारे ग्राफ्स बना लिए, मुझसे सारे ग्राफ्स बन गए, राइट? यस, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मेरी बच्चा पार्टी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगी। आई एम श्योर आप बिल्कुल परफेक्ट करोगे, राइट? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप गैसेस की बात करते हो बच्चे तो दैट इज योर डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, एक छोटी सी स्टोरी में हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है? आप इमेजिन करो कि आपके पास में कोई P1 गैस है, ठीक है, जो कौन से कलर की है, येलो कलर की है। और आप इमेजिन करो कि आपके पास में कोई P2 गैस है और ये P2 गैस जो है वो क्या है बच्चे, वो पिंक कलर की है, ठीक है? तो इसका कुछ P1 प्रेशर है, इसका कुछ P2 प्रेशर है। तो अगर आप यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसका टोटल प्रेशर जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता भी है, राइट? यस। तो बस वही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मैम इतना तो समझ आ गया कि ये P1 है, ये P2 है, तो इसका टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाएगा। बट ये जब आप, ये इसका P1 प्रेशर था, ये इसका P2 प्रेशर था, तो जो इसके अंदर जो P टोटल के अंदर गैसेस होती हैं उनके जो प्रेशर्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर्स, वो इस तरीके से निकाले जाते हैं कि वो अकेली थी कंटेनर में, ठीक है? इसको और समझाते हैं और समझते हैं इसको कैसे। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ मान लो ये 1 गैस है, ये कोई 1 गैस है। अगर कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही गैस है तो उसका प्रेशर 8 बार है, ठीक है? यस मैम। अगर उसी कंटेनर में वॉल्यूम आपने बच्चे यहां पर कांस्टेंट कर दी है, ठीक है? आपने कंटेनर की वॉल्यूम हर बार सेम ली है, तो अगर आपने कंटेनर की वॉल्यूम हर बार सेम ली है तो सेम कंटेनर में अगर आपने ब्लू वाली कोई गैस डाली तो लेटर से उसका प्रेशर 2 बार है। तो बच्चे जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों का सम होगा, ये हमेशा याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस मैम। तो अब इतना तो समझ आया, ठीक है बच्चे? अब आपको क्या करना है, अब आगे हम समझते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि मैम अगर हम N2 गैस को रिमूव करते हैं, एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास में लेटर से कि ऐसे 2 गैसेस थी, मैंने बोला एक N2 थी, एक O2 थी, और इसको मिलाकर मुझे टोटल गैस मिल गई, ठीक है? यस मैम। जो भी इसका प्रेशर होगा और इसका प्रेशर होगा, मेरा P टोटल जो है वो इसका सम होगा, ठीक है? यस। तो अब आपको बच्चे यहां पर समझना क्या है कि अगर मैं इस P टोटल में से अगर मैं N2 रिमूव कर दूं तो सारा का सारा प्रेशर किसका होगा मैम? सारा प्रेशर जो होगा वो O2 का होगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं O2 रिमूव कर दूं तो सारा का सारा प्रेशर N2 का होगा। तो ऐसे केस में जो ये प्रेशर्स आते हैं ना, P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ N2 प्लस P ऑफ O2 बच्चे, इसमें ये जो P ऑफ N2 होता है या फिर जो P ऑफ O2 है, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है? पार्शियल प्रेशर। और अगर आप बच्चे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल। यानी कि जितना ज्यादा N2 होगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर का पार्ट है ना। मान लो कि अगर ये 8 बार था और ये 2 बार है, तो मुझे एक चीज तो समझ आ रही है ना कि पूरी ये जो मेरी फाइनल गैस है उसमें N2 ज्यादा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, और वो मुझे कैसे पता चलेगा? इस मोल फ्रैक्शन से। तो ये क्या है बच्चे? आपकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है? तो डाल्टन्स लॉ को यूज करके हम इस तरह से पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, तो वो कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल। सिंपल सी चीज है, जो गैस कंटेनर में ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जो गैस कम होगी उसका कंटेनर में प्रेशर भी कम होगा। फॉर्मूला भी हमें मिल गए कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है, बस
इतनी सी बात थी, क्या कोई टेंशन लेने की बात है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम हमें मोल फ्रैक्शन नहीं पता क्या होता है, तो मैम है ना, मैम बताती है, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बस इतनी सी बात कह रहे हो कि जो भी मोल्स हैं N2 के उनको डिवाइड कर दो टोटल मोल्स जो भी मेरे कंटेनर में हैं, और टोटल मोल्स किसके हैं? मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2। तो बच्चे इसी तरह से क्या आप मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं मैम। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस यही है आपका डाल्टन्स लॉ, और आपने सारे के सारे गैस से रिलेटेड चीजें सॉल्व कर ली, राइट? यस, तो इतना इजी है यार, टेंशन मत लो, व्हेन मैम इज हियर व्हाई टू फेयर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अब आपने डाल्टन्स लॉ लगा दिया तो क्या वो हर गैस पे अप्लाई होगा? नहीं, और जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी कंडीशन से आते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा, कोई भी दो गैस दे देंगे और पूछेंगे कि क्या इस पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। वो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं तो आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपस में रिएक्ट करने वाली गैसेस हैं तो फिर आप डाल्टन्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिर वो प्रेशर अलग अलग नहीं होगा, फिर तो वो प्रोडक्ट बना लेंगी, राइट? यस, तो इस लाइन को पढ़ लेते हैं। फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द constituent gases is the total pressure of the gaseous mixture। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है मैम, परफेक्ट। चलो यार, ये समझ आया तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे सामने क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट? तो अब क्या करना है, अपनी सीट की पेटियां बांध लेनी है और शुरू हो जाना है क्वेश्चन सॉल्व करना। वीडियो को पॉज करना है, आंसर करना है और फिर मैम का आंसर देखना है, राइट? हर क्वेश्चन में यही अप्रोच लगानी है, परफेक्ट। चलो यार, फर्स्ट कहता है दैट एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज। कौन सी आइडियल गैस होती है? अगर मैम आप याद कराओ तो आइडियल गैस वो होती है जो हर एक लॉ को फॉलो करती है, जो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करेगी, जो चार्ल्स लॉ को भी करेगी, जो गे-लुसाक्स लॉ को भी करेगी, और वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तो भाई सारे के सारे गैस लॉज जो फॉलो करती है उसी गैस को कहा जाता है आइडियल गैस, राइट? यस, तो यानी कि एक में से किसी एक को चूज करती तो बाकी के नाराज हो जाते। यस मैम, इसलिए मैम ने गैस लॉज को चूज कर लिया, सबको खुश कर दिया, राइट? परफेक्ट बच्चा, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहां पर मैम ने आपको टेस्ट कर लिया। क्या आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो मेरी बच्चा पार्टी ये आंसर कर सकती है, अगर आपने नहीं देखा तो आप नहीं कर पाओगे, राइट? बच्चे ये जो क्वेश्चन है वो किससे है? लास्ट क्लास में जो हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा था उससे है, राइट? यस, तो अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना है। क्या कहता है? दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज। अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हो तो यहां पर डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है? चलो अगर नहीं भी आता तो भी हम क्या कहेंगे, एक चीज तो हम समझ सकते हैं, जो गैस भारी होगी वो धीरे चलेगी, जो गैस हल्की होगी वो फटाफट भाग जाएगी। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना? यस मैम, तो बस वही है। अगर आप यहाँ पर डेंसिटी डिफ्यूजन की बात करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रूट ऑफ मास। मैंने ये बताया था तो इसलिए ये आपको याद होना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत, मतलब देखते ही गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत, देखते ही गलत, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे फिर से गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, यस, दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगर आपने ग्राम्स लॉ नहीं भी पढ़ा, लेकिन आपने थोड़ा सा सोचा होता तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही आंसर कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस इतने इजी थे, सारे के सारे इनवर्स रिलेशनशिप वाले थे जो कभी ट्रू नहीं हो सकते, राइट? यस मैम, तो यहां से हमें हमारा फोर्थ आंसर बहुत आसानी से मिल गया, राइट? परफेक्ट बच्चे, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर भाई कांस्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, दिस इज, कौन सा लॉ है ये? याद है?
TPV। बस ये 3 वर्ड्स याद करने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के अंदर, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ के अंदर। तो यानी कि मैम ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ इतना याद करना है, पहले बॉयल्स पढ़ा, फिर चार्ल्स पढ़ा, फिर गे-लुसैक्स पढ़ा और TPV, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ, राइट। यस मैम, तो यहां से हमें याद हो गया और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर भी आ गया, राइट। परफेक्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, which one of the following is not the value of gas constant। सबसे पहले गैस कांस्टेंट है क्या मैम, R जो होता है ना, उसको कितना गंदा आर लिखा है मैम ने, आर सुंदर लिखती हूं, अब लग रहा है अच्छा, यस। तो आर जो होता है ना वो आपका गैस कांस्टेंट होता है। तो अगर आप गैस कांस्टेंट की वैल्यूज की बात करें तो गैस कांस्टेंट की वैल्यूज में क्या है मैम, मुझे याद है एक तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल था, ठीक है, और मैं याद करूं तो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल था, ये भी मुझे याद आ रहा है। अगर मैं और याद करूं तो मैम 1.9 समथिंग कुछ था और यहाँ पर कैलोरी था पर केल्विन पर मोल था, और मैम मैं इसको ना 2 भी यूज कर सकता था, है ना। यस, तो यहाँ पर देख लो यार 1.99 ये है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ एक ही नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी। 9.8 किलो कैलोरीज पर केल्विन पर मोल कोई वैल्यू नहीं होती गैस कांस्टेंट की। किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार ये, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम ये आंसर नहीं गलत करेंगे, राइट। यस, परफेक्ट। तो अगला क्वेश्चन कर लो यार, डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विल बी मोर इफ द गैस इज सब्जेक्टेड टू। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूं कि आइडियल गैस कब होती है। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो ही ना, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं चाहिए तो फिर हमें क्या चाहिए। याद है जब मैंने गैस की बात की थी तो मैंने कहा था कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यानी कि आपका एम है पार्टिकल्स को दूर दूर करना, जितना दूर वो उतनी आइडियल गैस। वैसे तो आइडियल गैस होती वो है जिसमें बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो अगर आपको आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ लेके भी जाना है तो आपके उनके मॉलिक्यूल्स को दूर करना है। तो वो दूर कैसे होंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, एनर्जी बढ़ा दोगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे। यस मैम, एक तरीका टेम्परेचर बढ़ाने का। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, अगर आपको गैस की तरफ लेके जाना है तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट क्लास के लेक्चर से है। तो मैम ऐसे नहीं करती कि आज जो पढ़ाया सिर्फ उसी का टेस्ट लूं, नहीं, तुमने पहले पढ़ा कि नहीं वो भी तो जानना जरूरी है। यस मैम, तो आइडियल गैस कौन सी होगी बच्चे, जहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, थर्मल एनर्जी फुल इंक्रीज कर दो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमाइज कर दो, दैट इज प्रेशर को बिल्कुल कम कर दो, राइट। तो देख लो यार, हाई टेम्परेचर चाहिए और लो प्रेशर चाहिए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस मैम, परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही, बहुत ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट। अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करो तो आपको पता है दैट अगर आप हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कर रहे हो तो मैम इनवर्स रिलेशनशिप होता है मोलर मास के। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूं, मैं इसको लिख सकती हूं दिस इज इक्वल टू रूट मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2, है ना। यस मैम, तो दिस इज इक्वल टू रूट हीलियम का मास कितना होता है 4 और H2 का मास होता है 2, राइट। तो दिस इज इक्वल टू √2। हाँ, तो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 जो है वो √2 टाइम्स आया किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, विच इज इक्वल टू 1.4 रेट ऑफ हीलियम। तो यहां से मुझे आंसर सिंपल सा मिल गया है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा चुपचाप आंसर हो जाएगा, चुपचाप मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस मैम, वेरी गुड बच्चे, बहुत ही सही, ठीक है। अब हम आगे हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। जब आप सॉल्यूशंस की बात करते हो तो सॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ये हमें क्लियर है, ठीक है। अब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, पहले इसको पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इफ अ सब्सटेंस इज नॉट इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इट इज अ प्योर सब्सटेंस। हमें पता है कि अगर एक ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक ही चीज है तो वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ये मैम ने आपको प्योर सब्सटेंसेस में समझाया था। यस मैम, तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, आगे बढ़ो यार। नेक्स्ट अगर आप देखोगे
करोगे तो नेक्स्ट क्या कहता है, दैट अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अगेन नींबू पानी का एग्जांपल लो यार, अगर आपने चीनी को पानी में मिक्स किया तो क्या आपको अलग अलग कहीं पर टेस्ट आता है? नहीं, एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो आपका होमोजेनस मिक्सचर है। वो आपका क्या था? होमोजेनस मिक्सचर था। तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर बियॉन्ड द डिमेंशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये, बिल्कुल मैम, परफेक्ट है बच्चा। आगे देखो, अगर आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी परफेक्ट है। सल्यूट है, सॉल्वेंट है, और हम मोस्टली बाइनरी सोल्यूशन अज्यूम करते हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब एक सल्यूट एक सॉल्वेंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यस मैम, परफेक्ट, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी एक्वस सोल्यूशन बोला हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट आपका वाटर है। जैसे मैंने बोला एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, यहां से आपको एक सिंपल सी चीज समझ आ जानी चाहिए कि सल्यूट जो है वो क्या है? NaOH है। मैं बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, सॉरी। सल्यूट जो है वो NaOH है, और अगर आप यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करोगे तो सॉल्वेंट आपका H2O है। एक्वस वर्ड से समझ आना चाहिए कि सॉल्वेंट हमारा H2O है। यस मैम, ठीक है। सल्यूट इज द रिएक्टिव पार्ट एंड द सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर द रिएक्शन। ये एक सिंपल सी चीज है कि सल्यूट ही सारा का सारा रिएक्शन करता है, सॉल्वेंट सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो एक सिंपल लाइन है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट in a solution is represented by the concentration of the solution। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ये क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में वो आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सल्यूट डल रहा है, ठीक है। यस, समझो इस बात को कैसे। ये सारे के सारे टेबल में आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगेन जब मैम आती हैं तो मैम कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर लेके आती है जो बिना समझाए बोलती है कि यार आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पर ये टेबल आपको याद होना चाहिए, है ना। यस, अब जब इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें तो याद भी करनी पड़ेंगी ना। यस, तो बस इस एक टेबल को थोड़ा सा गो थ्रू कर लो बच्चे, और कुछ नहीं, ठीक है। बस इस टेबल को गो थ्रू कर लो, ठीक है। यस मैम, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या चीज है। आगे बढ़ो यार। आगे अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहां पर ये एक कार्टून है, कार्टून, ठीक है। अब आप यहां पर सोचो, मैंने बोला मान लो कि इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है। लेट अस से कि इसकी लेंथ है 5 मीटर्स, ठीक है। अगर बच्चे इसकी 5 मीटर्स लेंथ है तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि इसकी सेंटीमीटर्स में कितनी लेंथ होगी। आप कहोगे मैम अगर 5 मीटर्स है तो 500 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप इसकी लेंथ को फीट, इंचेस, अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या इसकी लेंथ, इसकी हाइट बदल रही है? नहीं, लेकिन आपकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग आ रही हैं। हाँ, यस, लेकिन बंदा तो सेम है ना, बंदे की हाइट तो सेम है ना। यस, बस ये वैल्यूज बदल रही है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी वही है। एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, कितना सल्यूट सॉल्वेंट में डला, बात तो वही है, बस आप उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप अलग अलग तरीके से ये हाइट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेम उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशंस भी आप अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए वैल्यूज अलग अलग आती हैं। इसलिए वैल्यूज अलग अलग आती है, एक्चुअल में है तो वही, एक सल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है, उसके बारे में पढ़ रहे हो, बस यही चीज है, राइट। यस मैम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चे। अब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन। सिंपल सी चीज है कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाय 1 हम हर एक उसको पढ़ेंगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और मोलैरिटी क्या कहता है? मोलैरिटी कहता है, फॉर्मूला इसका क्या होगा? मोलैरिटी कहता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में आपका कितना सल्यूट प्रेजेंट है। कि मान लो अगर आपके पास में 5 लीटर सोल्यूशन में 4 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सल्यूट के, तो मोलैरिटी आपसे पूछना चाहता है कि 1 लीटर में कितने होंगे। अगर 5 में 4 हैं तो 1 में 4 बाय 5 होंगे, है ना। यस, तो बस ये इसकी मोलैरिटी हो गई। तो बेसिकली आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सल्यूट है, वो उसकी मोलैरिटी होती है। तो अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो आप कहोगे मैम दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो मोल्स कैलकुलेट करो, सल्यूट के रखो, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में है लीटर में कन्वर्ट करो, रखो और मोलारिटी निकाल लो, सिंपल। एक और तरह से क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो मैंने बोला आई हैव 3 मोलर NaOH सोल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल सी चीज है यार कि 3 मोल्स आपके NaOH हैं जो पड़े हैं किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में। कर लोगे, अगर ये कर लोगे तो यहां पर ये आपका होमवर्क हो गया कि 4 मोलर NaCl सोल्यूशन है, तो इसको आप रीड कैसे करोगे ये आप अपना होमवर्क में लिखोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे मैम, परफेक्ट बच्चे, बहुत ही सही। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर मोलालिटी। मोलालिटी क्या कहता है बच्चे? मोलालिटी बिल्कुल सेम ही चीज है यार। अगर मैं सेम ही सोल्यूशन की मोलालिटी की बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, कि सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। इस बार मैंने सोल्यूशन नहीं बोला, इस बार मैंने सॉल्वेंट बोला। तो यानी कि अगर आप मोलालिटी की बात करते हो तो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। स्मॉल m क्या कहता है कि मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा बच्चा? kg में होगा। किस में होगा? kg में होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अब आपको एक चीज समझनी है बच्चे कि एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और ये दोनों मिलकर आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब जो गलती हम करते हैं वो क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हो यहां पर लीटर्स में, लेकिन जब आप मोलालिटी की बात करते हो तो आप सॉल्वेंट का मास लेते हो केजी में। तो ये गलती मत कर देना कि यहां पर सॉल्यूशन का मास लिख दो, यहां पर सॉल्वेंट का ही मास आएगा। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने आपको बताया भी है कि सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आपको सॉल्वेंट का मास दिया है तो आपको दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास निकालना है और फिर यहां पर पुट कर, सॉरी, अगर आपको सॉल्यूशन का मास दिया है और सल्यूट का दिया है तो सॉल्वेंट का कैलकुलेट करो और फिर इसके अंदर पुट करो। ठीक है, गलती से भी सीधा सॉल्यूशन का मास मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्लियर है, नहीं करेंगे ये गलती, परफेक्ट। अब अगर सेम उसी तरह से मैं बोलूं कि मेरे पास में 3 मोलल NaOH सोल्यूशन है, मेरे पास 3 मोलल NaOH सोल्यूशन है, तो बच्चे अब आप मुझे बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि 3 मोल्स NaOH सोल्यूशन है मेरे पास, किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखना है यूनिट्स का कि अगर केजी बोला है तो केजी में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बच्चे, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां सारे मार्क्स ले जाती है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही तो क्वेश्चन आने हैं, तो कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यस। नेक्स्ट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब इसमें बहुत सारी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। क्या कहता है? It is the grams of solute present in 100 ml of solution। इसका मतलब है कि अगर आप कभी मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालते हो तो आप क्या कहोगे कि आपके पास में कितना मास है सल्यूट का, उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ये चीज ध्यान रखना, कहां सॉल्यूशन लिख रही हूं और कहां सॉल्वेंट लिख रही हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और परसेंट है इसलिए 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज जो मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ये गलती मैं भी बचपन में कर देती थी, तो आई डोंट वांट कि आप करें। मास ऑफ सल्यूट बच्चा हमेशा ग्राम्स में होगा। ठीक है, मोलैरिटी में आपने देखा था कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में थी, लेकिन यहां पर बच्चे आपकी वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर्स में ही होगी। तो कभी भी लीटर्स में कैलकुलेशन मत करना, हमेशा मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशंस करना। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम जब भी होगा तो मिलीलीटर्स में होगी। अब अगर मैं आपको बोलती हूं दैट आई हैव 30%
मास बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। तो अब आप लोग इतनी देर से हम ये सब चीजें लिख रहे हैं, तो अब तक तो हमें समझ आ गया होगा कि इसको कैसे लिखेंगे। अगर 30% मास बाय वॉल्यूम बोला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट यू हैव 30 ग्राम्स ऑफ सल्यूट दैट इज NaOH एंड इट इज प्रेजेंट इन 100 क्या ml मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे रीड करना आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बच्चे, आप कर सकते हो। हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 30 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मैम। नेक्स्ट, अब आपको मास बाय मास आपको मुझे पढ़ाना है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मास बाय वॉल्यूम समझ आया तो मास बाय मास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास बाय मास परसेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट किसमें? ग्राम्स में। यहां आ जाएगा ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। यस, क्योंकि सॉल्यूशन की ही बात हो रही है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। यस बच्चा, अब अगर मैम बोलती है कि 30% क्या है? मास बाय मास NaOH सॉल्यूशन है, तो बच्चे इसको कैसे रीड करेंगे? मेरी बच्चा पार्टी बताएगी कि इसको कैसे रीड करेंगे। मैम इसको रीड करेंगे 30 ग्राम्स हमारे पास NaOH होगा, 30 ग्राम्स हमारे पास NaOH होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम्स सॉल्यूशन में। क्लियर है? हाँ, अगर आप यहां पर देखो तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूट कितना है मैम? 30 ग्राम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मैम? 100 ग्राम्स है। अगर मैम आपसे पूछ ले, अगर मैम आपसे पूछ ले कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? मैम आपने कहा था कि सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, तो सॉल्यूशन का मास मेरा 100 है, इसमें से सल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो 70 ग्राम्स बच्चे आपका सॉल्वेंट होगा। राइट, क्या अगर ये तीनों चीजें दी हो तो आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हो? अब आपका होमवर्क क्या है यहां पर? फाइंड मोलालिटी। आपको मोलालिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन दे देगा कि 30% मास बाय मास NaOH सॉल्यूशन है, फाइंड द मोलालिटी। आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ सल्यूट तो निकाल लोगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का मास लिख दोगे और गलत कर दोगे, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, आपको सॉल्यूशन का मास नहीं रखना मोलालिटी में। ये चीजें ध्यान रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। बिल्कुल, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा? यहां पर वॉल्यूम होगी सल्यूट की, किसमें होगी बच्चा? मिलीलीटर्स में होगी, और वॉल्यूम ही होगी सल्यूशन की, किसमें? मिलीलीटर्स में, इनटू 100। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? बढ़िया यार, बढ़िया। अब अगर आप यहां पर 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन मैम बोलती हैं, तो बच्चा इसका क्या मतलब हुआ? दैट 30 मिलीलीटर्स आपके पास में H2SO4 है, जो 30 मिलीलीटर्स किस में प्रेजेंट है? सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। राइट, यस। तो ऐसे ही तो करने हैं न्यूमेरिकल्स। क्या बहुत बड़ी चीज है? क्या हमें फॉर्मूला रटने हैं? नहीं, एक बार समझेंगे सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद में रटने वाली कहानी तो खत्म है। राइट, यस मैम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स आए तो कर लेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी। यस मैम।
इसके बाद में आता है बच्चे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में मैम आपको वैसे भी बता चुकी है कि मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कोई ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, इसके मोल्स ए हैं और इसके मोल्स बी हैं। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब आप कहोगे कि मैम अगर इसमें कोई सी कंपोनेंट भी होता तो टोटल मोल्स यहाँ पर प्लस एन सी भी आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी, है ना। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन जो होती है उसका सम हमेशा 1 होता है। एक सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हो, उन सब के कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। यानी कि अगर आपको किसी एक की वैल्यू गिवन है तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो। अगर 3 का होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल गिव यू इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चे? यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, यहीं तक करना है, बहुत बढ़िया बच्चे। इसके बाद में कई बार हमसे पार्ट्स पर मिलियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पार्ट्स पर मिलियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिल्कुल जैसे परसेंट था ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है, बस एक चीज रखना, मिलियन यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 6। तो जैसे आप परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे आपको क्या करना है, वैसे आपको 10 रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैम ने आपको बोला दैट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन विल बी इक्वल टू, जैसे कि मास ऑफ सल्यूट किस में बच्चा, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, सॉरी ये भी ग्राम्स में ही होगा, यस मैम, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 10 रेज़ टू द पावर 6 से। किससे करोगे मैम, 10 रेज़ टू द पावर 6 से। क्यों? क्योंकि ये मिलियन है, वो परसेंट था, पर सेंट का मतलब होता है 100, पर मिलियन है तो यानी कि पर 10 रेज़ टू द पावर 6। क्लियर है बच्चा? यस मैम। तो अगर मैम ने बोला 10 ppm, तो 10 ppm का मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव 10 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, किसमें, 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। सिंपल परसेंट वाली कहानी है, बस और बस क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मिलियन की बात हो रही है और वहां पे पर सेंट की बात हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही। तो अब थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूलाज क्या है, कैसे करना है, वो तो समझ आ गया, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, राइट। तो अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन हमेशा की तरह क्या करना है बच्चे, पहले खुद करना है और फिर मैम का आंसर देखना है। वीडियो को पॉज कर लेना, रिकॉर्डेड है, आई नो दैट, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी ना, आप वीडियो पॉज करो, आई विल बी वेटिंग। परफेक्ट। क्या कहता, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, जल्दी से सोचकर बताओ क्या कहलाता है। अगर हम यहां पर देखें तो कहता कि मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। ये किसके बराबर होता था, ये तो छोटू m के बराबर होता था। और ये छोटू m क्या था, ये तो मोलालिटी थी, है ना। यस मैम। तो यानी कि मोलालिटी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये तो मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स था। अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करो तो नॉर्मेलिटी तो n फैक्टर से आती है, जिसके बारे में हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार होल्ड पे छोड़ो, मैम कराएगी, मैम है ना। मोलारिटी क्या होता था, ये कैपिटल M से होता था, मोल्स होते थे और वॉल्यूम होती थी यहाँ पर लीटर्स में, किसकी, सॉल्यूशन की। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही, बहुत ही सही, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बच्चा पार्टी करेगी कि अगर आपके पास में 8 ग्राम NaOH है जो डिसॉल्व्ड है इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो भाई उसकी मोलारिटी क्या होगी। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे सल्यूट, ये है मेरा सल्यूट, इसका मुझे मास गिवन है, यस मैम। तो मोलर मास NaOH का क्या होता है बच्चे, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, है ना। हाँ मैम। मुझे अगर मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं तो गिवन मास है 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 40, दिस इज 1/5। क्लियर है?
क्लियर है, क्लियर है, यस मैम। ओके, तो अब आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, विच इज मोल्स ऑफ सल्यूट 1/5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। 1 लीटर सोल्यूशन दे रखा है, यानी कि 1 ही लीटर है, तो ये आ गया 1/5 मोलर। तो 1/5 मोलर या फिर 1/5 इज इक्वल टू 0.2, यस मैम। तो 0.2 दैट इज ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो बच्चे इतना इजी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ है तो, ठीक है। यस मैम, ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं, तो गलती तो होने के चांसेस ही नहीं है, नो चांस, राइट, यस। अगला क्वेश्चन करो बच्चा। अगला कहता है, ये 6 पॉइंट है, ठीक है। अगला कहता है दैट यू हैव 6.02 into 10 raised to the power 20 मॉलिक्यूल्स। यार क्या लिखा है ये मॉलिक्यूल्स है बच्चा, ठीक है। तो 6.02 into 10 raised to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज। मजा आ जाएगा अगर मेरी बच्चा पार्टी इसका आंसर बिल्कुल सही दे देगी, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें पता है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में हम मोल्स निकालते थे तो हम कहते थे कि जो भी हमें गिवन नंबर है उसको हमें डिवाइड करना होता था किससे, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। गिवन नंबर क्या है, 6.02 into 10 raised to the power 20। एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 raised to the power 23। 6.02 से कटा, ये हो गया 10 raised to the power -3, है ना। तो ये आपने मोल्स निकाल लिए। आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहां पर सारे ऑप्शंस मोलैरिटी में है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट में निकाल चुकी हूं 10 raised to the power -3 डिवाइडेड बाय, मुझे सोल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में, और मुझे सोल्यूशन की वॉल्यूम 100 मिलीलीटर्स दी है, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड करूंगी। जब इसको डिवाइड करूंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 raised to the power -3 into 10 which is equal to 10 raised to the power -2 which is 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, राइट। यस मैम, परफेक्ट था, बहुत इजी था, परफेक्ट बच्चा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोलैलिटी क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्योर वाटर दिया है तो आपको पता है कि प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक है। यहां से बच्चे आपको इस चीज को सीखना है कि अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, यानी कि 1 ग्राम वाटर जो है वो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मास है ना। अगर मैं 1000, क्या कर रही हूं मैं, 1 मिलीलीटर वाटर का मास 1 ग्राम है। अगर मैं 1000 ml ले लूं, अगर मैं 1000 ml पानी ले लूं विच इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम्स हो जाएगा। यस मैम। क्या आप यहां से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलैलिटी क्या होता है मैम, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि वाटर आपका इस बार सोल्यूट है और वाटर ही आपका सॉल्वेंट भी है, राइट। यस मैम। तो यहां से आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.56, ठीक है। ये 55.56 के इक्वल होता है, मोल्स आ गए। तो यहां पर मैम ने मोल्स लिख दिए 55.56 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। प्योर वाटर में वाटर ही तो सोल्यूट होगा और वाटर ही सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम भी हमारे पास है और सॉल्वेंट वाटर ही है, तो सॉल्वेंट का मास भी हमारे पास है, दैट इज 1000 ग्राम्स। हमें 1000 ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 55.56 मोलर, राइट। यस मैम। तो यहां से आपको आपकी मोलैरिटी मिल जाएगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आप मुझे मोलैरिटी बताओगे, कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे, और वो आपका होमवर्क है। कमेंट में मुझे आप सभी ने वो आंसर जरूर देना है, ठीक है। यस मैम। तो यानी कि 55.56 दैट इज ऑप्शन बी जो है वो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अरे यार ये क्या आ गया,
मैम आप तो ना अलग अलग जगह लेके जाते रहते हो, कभी कभी आप सब्जी मंडी ले जाते हो, कभी आप ओशन में ले जाते हो, कभी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ले जाते हो, और अब आप ये कहाँ पर कंस्ट्रक्शन जैसी कोई जगह में ले आए, राइट? यस। तो इससे भी मैम आपको कुछ सिखाना चाहती है यार, जहां लेकर जाती हूँ कुछ नया सिखाती हूँ, राइट? तो यहाँ पर भी कुछ नया सिखाऊंगी। अब यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप क्या समझ रहे हो, मैम ये तो विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ है। समझो बच्चा, समझो बच्चे, क्या होता है कि हम रिएक्शंस करते हैं। अब केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, यस मैम। तो अब जब आप रिएक्शंस करते हो बच्चे, तो क्या होता है कि आप एक रिएक्शन बहुत टाइम लेती है। ओवर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस इतनी स्लो होती हैं कि वो 100 घंटे, 100 दिन, 1000 दिन, बहुत दिन लग सकते हैं किसी एक रिएक्शन को होने में, ठीक है? लेकिन अब अगर हम इतना वेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट काम क्या करता है ये समझो। आपको मैं बताती हूं कि जब भी आप रिएक्शंस की बात करते हो, जब भी आप रिएक्शंस की बात करते हो बच्चे, तो हर एक रिएक्शन की अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब मैम इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझाएंगी कैसे, आप ही से रिलेट करके। अब मेरी बच्चा पार्टी है तो मैं आप ही से रिलेट करूंगी ना। घर पे बैठे हो, ठीक है, मन नहीं कर रहा काम करने का, मम्मी ने बोला कि 2 रुपए दूंगी, ये काम कर दो। आप नहीं करोगे, आप कहोगे देखो कम से कम 5, आजकल 5 रुपए में भी कहाँ कुछ करते हो आप लोग, लेकिन आप कहोगे कि मैम मम्मा कम से कम अगर आपने मुझे 10 रुपए दिए तो फिर मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है? तो यानी कि वो जो 10 रुपए है वो क्या है, वो आपका मिनिमम अमाउंट है। इससे ज्यादा कर दिया तो जल्दी जल्दी काम कर दूंगा, इससे कम किया तो करूंगा ही नहीं, इतना किया दे दिया तो मैं काम कर दूंगा, है ना? तो सेम वही तरह से एक्टिवेशन एनर्जी भी हर रिएक्शन की मिनिमम एनर्जी होती है। क्या होती है ये मिनिमम एनर्जी होती है जिसके बाद में वो काम करना शुरू करते हैं, जिसके बाद में वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, और इसलिए इसको इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है मैम। अब समझो इस बात को, अब समझो इस बात को कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है? यस। अगर आपने इससे कम, अगर आपके रिएक्टेंट्स के पास इससे कम एनर्जी हुई तो वो कभी प्रोडक्ट्स नहीं फॉर्म कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा हुई तो वो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेंगे, अगर इसके इक्वल हुई तो भी वो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेंगे, लेकिन इससे कम हुई तो वो कभी भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो इस तरीके से कुछ बनता है। यहां पर आपका रिएक्टेंट्स होते हैं, यहां नहीं, इसको आप एनर्जी बोल दो, ठीक है? ये और ये, ठीक है? अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, और जो ये एनर्जी है, बीच की एनर्जी है, ये जो बीच की इतनी एनर्जी है, इसको कहते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि रिएक्टेंट्स यहाँ हैं, इनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है? यस मैम, इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया तो बहुत बढ़िया यार। आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो, 10 रुपए दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, खत्म कहानी। वही बात यहाँ पर है, ठीक है? यस। अब रिएक्शन होगी अगर रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी। रिएक्शन को फास्ट करना है। रिएक्शन फास्ट कैसे हो सकती है? अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूं। अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूंगी तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगी। अभी रिएक्टेंट्स को यहां से यहां जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर किसी तरह से इस एनर्जी को यहां ले आऊं, एक सेकेंड, अगर किसी तरह से इस एनर्जी को यहां ले आऊं तो भी प्रोडक्ट तो बन जाएगा, और जो मेरी नई एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो मेरी EA डैश हो जाएगी, है ना? यानी कि मम्मी पैसे देना तो चाहती है लेकिन मम्मी 10 नहीं देना चाहती। मम्मी कहती है कि ना तुम्हारी ना मेरी, 5 रुपए में मान जाओ, 5 रुपए पे मान जाओ। तो 5 रुपए पे आप मान जाओ तो वो क्या है, वो ये वाली एनर्जी है। तो जल्दी काम हो जाएगा ना, थोड़ा जल्दी आप लोग आपस में डील कर लोगे और फिर काम कर दोगे। हाँ, तो बस वही चीज होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के अंदर इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है।
जैसे ही वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है? थोड़ी फास्ट हो जाती है। इतना समझ आया? रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का क्या काम होता है ये समझ आया। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करता है। अब एक नॉर्मल चीज, जो डायग्राम, जो ये फोटो हमें दिख रही है, इससे हमें क्या समझना है कि क्या हो रहा है। आपका ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। आप कैटलिस्ट के बिना कैटलिस्ट के जाओगे तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कैटलिस्ट के साथ गए तो आप इस तरह से जा सकते हो। यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंड पॉइंट तो सेम है, सिर्फ क्या बदला? आपका रास्ता बदला। अब इसको समझो, इसको एक और तरीके से समझाती हूँ। सोचो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। आपको उस पहाड़ को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। एक रास्ता तो है कि आप उस पूरे पहाड़ को घूमकर, पूरा पहाड़ चढ़कर और नीचे जाओ और फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो। व्हाट इफ आपको एक कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वहीं रहता है और वो आपको बता दे कि इस पहाड़ के अंदर से एक खुफिया रास्ता है जिससे आप सीधा जा सकते हो, आपको पूरा पहाड़ चढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आपकी मेहनत भी बच गई, आपका टाइम भी बच गया और आप सेम डेस्टिनेशन पे गए। यानी कि आप गए तो सेम डेस्टिनेशन पे, लेकिन क्या हुआ? आप अलग पाथ से गए। तो वो होता है आपका कैटलिस्ट। तो वो जो आदमी था ना, वो आपके लिए कैटलिस्ट था, ठीक है। यस, परफेक्ट। इतना क्लियर है बच्चा? यस। तो अब इतना हमें कैटलिस्ट के बारे में चीजें क्लियर है। अब हमें कैटलिस्ट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, तब हम चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। यस मैम, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है कैटलिस्ट। क्या है? द टर्म कैटलिस्ट वॉज गिवन बाय बर्जिलियस। अब ये नाम हमें याद होना चाहिए बच्चे कि जो टर्म कैटलिस्ट था वो हमें बर्जिलियस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके रेट ऑफ रिएक्शन को उसने चेंज कर दिया। ये जो मैंने बताया वो मैंने एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बताया। इसी तरह से एक नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो आपकी रिएक्शन का टाइम बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि जो फास्ट हो रही है उसको थोड़ा लेट कर देगा। बट जनरली कैटलिस्ट जो है, जनरल टर्म्स में हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट अगर आप डिफाइन करोगे तो आप कहोगे ऑल्टर कर देता है, दैट इज चेंज कर देता है रेट को। फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। क्लियर है? यस मैम। The catalyst does not alter in the reaction. The catalyst does not alter in the reaction and removed as such after the completion of the reaction. मैम इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया। इस लाइन का मतलब समझो बच्चे। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो कुछ भी ऑल्टर नहीं करता है। मतलब देखो, मान लो कि आपका ये रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट में जा रहा था, ठीक है। यस, आप इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते थे तो आपने क्या किया? आपने इस रिएक्टेंट के साथ एक कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट जो है वो मान लो कुछ 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का आपने कैटलिस्ट डाला था। जब ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद में आपको प्रोडक्ट के साथ कैटलिस्ट फिर से मिल जाएगा और ये फिर से आपको 2 मोलर ही मिलेगा। तो यानी कि कैटलिस्ट जितना आपने शुरू में यूज किया था उतना ही आपको रिएक्शन के एंड में मिल गया। इसका मतलब है कि उसने रिएक्शन के अंदर अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा, राइट। तो बस ये यही कहता है कि कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर इन द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के अंदर वो अपना कुछ नहीं डालता है, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है और खुद जितनी अमाउंट में पहले डला था उतना ही वापस मिल जाता है, ठीक है। यस मैम। तो कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द रिएक्शन एंड रिमूव्ड एज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। आप उसको रिमूव कर सकते हो, जितना डाला था उतना आपको मिल जाता है। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। आगे पढ़ो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैटलिस्ट की वो देख लेते हैं। अ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, ये तो क्लियर है, वो तो बिल्कुल जैसा था वैसा ही आ जाता है। ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द रिएक्शन। थोड़ी सी अमाउंट डाल दो कैटलिस्ट की, आपका काम हो गया। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट ऐसा हो कि एक रिएक्टेंट है जो कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव ही नहीं कर सकता,
तो वो उस रिएक्शन को कभी भी हेल्प नहीं कर पाएगा। कैटलिस्ट सिर्फ उनको हेल्प कर सकता है जो खुद की हेल्प कर सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन कर पा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कभी इक्वल हो ही नहीं सकती उनको भी कह दे कि चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, नहीं। अगर तुम में हिम्मत है वो पहाड़ चढ़ने की तो कैटलिस्ट तुम्हें ऑल्टरनेट पाथ दिखाएगा। अगर तुम्हें वो पहाड़ चढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी, तुमने पहले ही कह दिया यार मैं नहीं जा सकता, तो कैटलिस्ट कहेगा तो मैं तुम्हें ऑल्टरनेट पाथ भी नहीं दिखाऊंगा। यानी कि वो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट पहले भी बना सकते थे, कैटलिस्ट सिर्फ उन्हीं की हेल्प करता है, जो पहले नहीं बना सकते थे वो उनकी हेल्प नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करता है एक रिएक्शन को, कभी भी एक रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो सिर्फ हेल्प करता है जो ऑलरेडी कर पा रहे हैं उस चीज को, ठीक है। अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट एज इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। मान लो कि अगर आपका कोई रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट के साथ और आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। जितना आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा उतना ही आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, तभी हम चीजें क्लियर कर सकते हैं। परफेक्ट बच्चा। आगे क्या है? आगे आपके पास में एंजाइम कैटालिसिस है। एंजाइम कैटालिसिस वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कैटालिस्ट यूज होते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय एंजाइम इज नोन एज अ एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। देखो वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, एंड ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। और वो किसके बने होते हैं? सारे के सारे मैम, सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है बच्चा। यस, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर। आपकी बॉडी में हर चीज बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी का एक स्पेसिफिक एंजाइम है। तो जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर कैटालाइज करना है तो वो सिर्फ उसे ही करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, ठीक है। यस मैम। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव इन नेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा तो एंजाइम नहीं काम करेगा, ठीक है। आपका बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है एंजाइम सिर्फ उसी पर काम करता है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो काम करना बंद कर देगा। बहुत स्पेसिफिक है ना, उसको हर चीज स्पेसिफिक चाहिए, इसलिए that is temperature at which the enzyme is maximum active varies from 25 to 32 degree Celsius. The rates of enzymatic reactions are very much affected by the pH change. अगर आप अपनी बॉडी में pH का भी चेंज कर दोगे तो भी वो अफेक्ट हो जाएंगे। मैंने कहा वो बहुत स्पेसिफिक है, उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक pH चाहिए। अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, राइट। यस मैम, क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में ये इंपॉर्टेंट टेबल है। अगेन आपको ये टेबल को गो थ्रू करना है आंखों से कि भाई कौन सा कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन करता है, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन करता है, पेपर में ये आ सकता है, इसलिए ये सारा का सारा टेबल आपको गो थ्रू करना है। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू इन दिस, राइट। कोई नहीं, मेरी बच्चा पार्टी सब कर लेगी, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, कर लेंगे। अरे मार्क्स चाहिए, अच्छा करना है पेपर में तो कर लेंगे, राइट। यस, परफेक्ट बच्चा। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन कहता है द एंजाइम्स आर किल्ड। एंजाइम्स कब किल होते हैं, कब वो काम करना बंद करते हैं? जब आप उनके स्पेसिफिक नेचर को चेंज करोगे। और स्पेसिफिक नेचर कैसे चेंज होता है? अगर आप उसका पीएच चेंज कर देते हो या उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो यानी कि एट अ वेरी हाई टेम्परेचर वो मर जाते हैं, दे आर किल्ड, राइट। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट बच्चा, बहुत ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट एंजाइम्स आर मतलब एंजाइम्स किससे बने हुए हैं? मैम आपने कहा था कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, राइट। यस, तो यानी कि प्रोटीन्स है क्या हमारे पास? यस मैम, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखा, अगर आता है तो 1 सेकंड की बात है, सिर्फ टिक करना है, और अगर नहीं आता तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए एक बार देख लो ना यार, एक बार गो थ्रू कर लो, और क्या। परफेक्ट बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है दैट अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करता है? वो सिर्फ उनकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प कर सकते हैं। कैसे? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो यहां पर डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी का ही ऑप्शन है। यस मैम, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड यार, मजा आ गया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मैम उसको एंजाइम कहते हैं। वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, तो उसको एंजाइम कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है क्या ऑप्शन में? एक्टिवेटर है, इनिशिएटर है, कैटलिस्ट है, सॉरी उसको कैटलिस्ट कहते हैं। देखा, मैम ऐसे गलती कर देती है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट तो वो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट। ओवरऑल नाम तो कैटलिस्ट ही है जो चेंज कर सकता है। यस मैम, सॉरी होता है, ऐसे हो जाता है यार, ठीक है, ओके। तो यहीं पर हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं, राइट। तो आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आमने सामने होती हैं। हमने उनके रीज़न समझे, हमने ये देखा कि जो हम पानी पीते हैं या जो भी हम चीनी वीनी पानी में मिलाकर पीते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे मेजर किया जाता है, राइट। ऑल्सो हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा जो हमारे अराउंड हमारी बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस कर रहे हैं, राइट। यस, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर रिवाइज करना है। अगेन बच्चा, ये PDF आपको मिल जाएगी तो उसको प्लीज़ ज़रूर रिवाइज कर लेना एंड डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपको तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।